बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट्स रशिया और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के हवाले से, जहां पर मॉस्को व्लादिमीर पुतिन की जानिब से अभी चंद मिनट कबल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उनकी जानिब से एक इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा फैसला, बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। मॉस्को ने, व्लादिमीर पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट रहने के अहकामात जारी किए हैं। नेटो ममालिक अमरीका समेत मजम्मत की गई है अमरीका की जानिब से, नेटो ममालिक की जानिब से व्लादिमीर पुतिन के इस डिसीजन की, इस मूव की, और इसे थर्ड वर्ल्ड वॉर की जानिब बढ़ता हुआ एक कदम करार दिया गया है। क्यों इस नहज पर व्लादिमीर पुतिन मॉस्को आ चुके हैं कि उन्होंने अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट रहने के अहकाम जारी किए हैं। आज तमाम दिन क्या होता रहा, क्या फैसले लिए गए अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की जानिब से, और क्या वो फैसले वजह हैं व्लादिमीर पुतिन के इस डिसीजन की, या फिर यूक्रेन और रशिया के दरमियान होने वाली लड़ाई, जिसके नतीजे में आज भी तमाम दिन दो शहरों में लड़ाई होती रही, दो शहर लड़ाई का मरकज रहे, जिसके बाद यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से भी स्टेटमेंट सामने आई और मॉस्को की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से भी स्टेटमेंट आई। वो स्टेटमेंट्स भी आपके सामने रखूंगा। और ये जो टेंशन्स इतनी ज़्यादा हाई आज के रोज़ हुई हैं, जो फैसले यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की जानिब से लिए गए, जिसके बाद मॉस्को का ये मूव, मॉस्को का ये डिसीजन न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट करने का जब सामने आया, तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का सॉफ्टवेयर भी अपडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिन्होंने बातचीत के लिए हामी भर दी है। कहां पर मुलाकात होगी, क्या डिसीजन लिया गया है, क्या स्टेटमेंट सामने आई व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से, वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे कबल मैं आपको बता दूं कि आज तमाम दिन चलता क्या रहा यूक्रेन में। चौथा रोज था फुल स्केल वॉर का, और ये दूसरा रोज था जब मॉस्को के जो फोर्सेस हैं, मॉस्को के जो ट्रूप्स हैं, उन्होंने यूक्रेन के दारुल हुकूमत को घेर रखा है। और यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के अतराफ बहुत शदीद लड़ाई आज तमाम दिन भी जारी रही। लेकिन आज भी रशिया की जो अफवाज हैं वो कीव का, यूक्रेन के दारुल हुकूमत का कंट्रोल हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाई। आज कीव से ज़्यादा लड़ाई जो थी वो रिपोर्ट हुई हरकिव में। हरकिव यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर है। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि रूस की फोर्सेस तीन सिमतों से दाखिल हुई हैं यूक्रेन में। एक तो बेलारूस की जानिब से, ब्लैक सी की जानिब से, और जो डायरेक्ट बॉर्डर है रशिया और यूक्रेन का, वहां से। तो ये जो हरकिव है, ये जो डायरेक्ट बॉर्डर है रशिया और यूक्रेन का, ये उस मकाम पर है और कीव से इसका बहुत ज्यादा फासला है। तो हरकिव में आज बहुत ज्यादा लड़ाई रिपोर्ट होती रही, जिसके बाद शाम को, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उससे चंद घंटों कबल ही मॉस्को की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि मॉस्को की फोर्सेस ने हरकिव का कंट्रोल संभाल लिया है। लेकिन उसके चंद मिनट बाद ही यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट जारी की कि हरकिव का कंट्रोल अभी तक यूक्रेन के पास है। ना सिर्फ हरकिव बल्कि कीव भी, वहां पर भी यूक्रेन बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस शो कर रहा है, और रूस की अफवाज वहां पर, उन्हें हमने पसपा किया है, उनकी पेशकदमी को रोकने में हम कामयाब हुए हैं। और डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह कहा कि अभी तक हमने 4300 रूसी फौजियों को हलाक किया है और उनका बहुत ज़्यादा भारी नुकसान भी किया है। ये यूक्रेन की जानिब से क्लेम सामने आए हैं हरकिव और कीव के हवाले से। और अभी तक कीव का कंट्रोल संभालने से मुतल्लिक मॉस्को की स्टेटमेंट जारी नहीं हुई। कीव क्या, कीव के अतराफ अभी तक लड़ाई यूक्रेन और मॉस्को की फोर्सेस के दरमियान जारी है। इसकी वजह क्या है, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, ये वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि वो रशियन फोर्सेस जो एक रोज के अंदर पूरा यूक्रेन क्रॉस करते हुए कीव तक पहुंच गई थी, उनसे अभी कीव का कंट्रोल संभालने वो अभी तक क्यों नाकाम है। इसकी वजूहात, कुछ रिपोर्ट्स, कुछ एक्सपर्ट्स की राय वीडियो के लास्ट में शेयर करेंगे, डिस्कशन करेंगे इस पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो व्लादिमीर पुतिन की जो स्टेटमेंट आई है, जो इतना बड़ा इकदाम है, जो न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट रहने के अहकामात, व्लादिमीर पुतिन जब अहकामात जारी करते हैं तो बहुत सोच समझ के अहकामात जारी करते हैं। इसका ये मतलब होता है कि वो एंड तक आ चुके हैं, वो भर चुके हैं, इसके बाद वो इस किस्म की स्टेटमेंट जारी करते हैं। वो जो बाइडन की तरह नहीं है कि वो घड़ी घड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहें या फिर स्टेटमेंट्स जारी करते रहें। तो इसकी वजह क्या बनी, आज यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, बरतानिया, इनकी जानिब से एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया। बहुत बड़े फैसले पर इत्तफाक हुआ मॉस्को के खिलाफ, और वो फैसला है कि मॉस्को को स्विफ्ट जो आलमी बैंकिंग है उससे बेदखल करना है। मॉस्को के, रशिया के जो बैंक्स हैं उन्हें। अब स्विफ्ट बैंकिंग में आपको बता दूं, आपने सुना होगा स्विफ्ट कोड मांगा जाता है जब भी ऑनलाइन कोई हम अप्लाई कर रहे होते हैं, स्पेशली बाहर, तो फिर स्विफ्ट कोड मांगा जाता है बैंक की जानिब से। जो स्विफ्ट है, स्विफ्ट आलमी बैंकिंग, इससे तमाम दुनिया के जो ममालिक हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, रशिया,
वो उनके जो बैंक्स हैं वो मुंसलिक हैं। और अगर आपके मुल्क को, आपके मुल्क के बैंक्स को स्विफ्ट के इस आलमी निज़ाम से बेदखल किया जाता है तो इट मीन्स कि आप पूरी दुनिया के साथ जो बरामदाद दरामदाद और जो भी तिजारत है वो नहीं कर सकते स्विफ्ट के बगैर। इस आलमी बैंकिंग से अगर आपको बेदखल किया जाता है तो ये फैसला यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की जानिब से, जिन्होंने इस स्विफ्ट आलमी बैंकिंग की बुनियाद रखी थी, इनकी जानिब से इस पर इत्तफाक किया गया। और अभी भी कुछ ममालिक इस फैसले के खिलाफ हैं, हंगरी और जर्मनी समेत कुछ ममालिक की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये इकदाम गलत है। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अगर रूस को स्विफ्ट बैंकिंग से बेदखल किया जाता है, रूस के बैंक्स को, तो इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ रूस को नुकसान नहीं होगा बल्कि उन ममालिक को भी नुकसान होगा जिनका रशिया के साथ कारोबार चलता है, जिनकी तिजारत चलती है, जिनकी दरामदाद बरामदाद हैं। तो उनमें बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज भी हैं जिनका कारोबार रशिया के साथ बहुत ज़्यादा चलता है। इवन कि गैस पर मुकम्मल तौर पर डिपेंडेंट हैं जो यूरोपियन ममालिक हैं, वो रशिया पर डिपेंड करते हैं गैस को लेकर। तो इस वजह से जर्मनी और हंगरी जैसे कुछ प्रोमिनेंट ममालिक अभी भी इस मूव की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और उसकी दूसरी वजह यह है कि 2014 में जब क्रीमिया का मामला हुआ था तब भी यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की जानिब से ये धमकी लगाई गई थी रूस को, व्लादिमीर पुतिन को, कि आप पर हम आपको स्विफ्ट बैंकिंग का जो निज़ाम है उससे बेदखल कर देंगे। तो उस वक्त 2014 में व्लादिमीर पुतिन की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई थी वो मैं आपको बता दूं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये जो फैसला व्लादिमीर पुतिन का है न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट करने का, वो भी इसी वजह से सामने आया। 2014 में व्लादिमीर पुतिन ने इस धमकी के जवाब में कहा था कि अगर ऐसा किया गया यूरोपियन यूनियन की जानिब से, अमेरिका की जानिब से, ये मूव मॉस्को के खिलाफ सामने आया तो मॉस्को इसे ऐलाने जंग समझेगा। यानी कि ये इतना बड़ा इकदाम है, ये इतनी बड़ी पाबंदी है मॉस्को पर कि व्लादिमीर पुतिन ने गुस्से का इजहार करते हुए ये कहा था कि अगर ये डिसीजन लिया गया यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की जानिब से तो इसे मॉस्को रशिया ऐलाने जंग समझेगा। 2014 के स्टेटमेंट व्लादिमीर पुतिन की है। तो अब जब दोबारा से इत्तफाक किया गया स्विफ्ट निज़ाम से बेदखली पर, तो तब व्लादिमीर पुतिन की जानिब से अभी इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो चंद मिनट कबल ये स्टेटमेंट सामने आई कि वो अपनी फोर्सेस को हाई अलर्ट कर रहे हैं। तो उसकी वजह मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक यही है क्योंकि 2014 में भी व्लादिमीर पुतिन कह चुके हैं कि ये इकदाम एक बहुत बड़ा इकदाम है, ये एक बिल्कुल महरूम करने के मुतरादिफ है स्विफ्ट आलमी बैंकिंग से किसी मुल्क को, किसी मुल्क के बैंक्स को निकालना। खैर हतमी तौर पर ऐलान नहीं किया गया क्योंकि जर्मनी और हंगरी जैसे कुछ ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज, उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। फ़ायदे में सिर्फ अमेरिका ने रहना है इस सारी जंग से। इस सारी जो गेम सेट की गई है इसमें फ़ायदा जो एक प्लेयर है जिसका फ़ायदा है वो है अमेरिका, जो इन यूरोपियन ममालिक और रशिया को आपस में लड़वा कर वहाँ बैठकर तमाशा देखेगा। तो जर्मनी और हंगरी जैसे ममालिक को अदराक है कि इस फैसले का अगर ये इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो मॉस्को का क्या रद्द-ए-अमल सामने आएगा, जो कि आना शुरू हो गया। ये जो फैसला मॉस्को की जानिब से, व्लादिमीर पुतिन की जानिब से लिया गया, उन्होंने अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट किया है जिसकी अब मजम्मतें की जा रही हैं नेटो ममालिक, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ और अमेरिका की जानिब से। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो लड़ाई चल रही है यूक्रेन और मॉस्को के दरमियान, यहाँ पर इस टेंशन वाले दिन के बाद यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की एक स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने हामी भरी है, उन्होंने कहा मैं तैयार हूँ बातचीत के लिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा लड़ाई आज पूरे दिन होती रही तो रूस तो खैर 2 महीने भी लड़ सकता है, 2 साल भी लड़ सकता है। आप अपनी सोचें कि आप कितने दिन रेजिस्ट कर लेंगे। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ठीक है चंद घंटों का गेम नज़र आ रहा था, लेकिन चंद घंटे ना सही, चंद दिन सही, तो नुकसान अल्टीमेटली यूक्रेन का ही होना है। अगर ज़्यादा दिन वो खड़ा रहा तो ज़्यादा नुकसान होगा, चंद घंटे खड़ा रहा तो चंद घंटे का नुकसान होगा। तो खैर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मेरा ख्याल है उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। उन्होंने ये कहा है कि हम तैयार हैं बातचीत के लिए। सालसी किसने की? सालसी की है बेलारूस के सदर ने। बेलारूस के सरबराह ने रब्ता किया व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से और ये कहा कि क्या कर रहे हो, जब वो बातचीत की ऑफर कर रहे हैं तो आकर बात सुन लो, बेलारूस में हमने तुम्हें खा जाना है। तो अब ये जो बातचीत का जो डेडलॉक था, जिस बात पर अड़े हुए थे दोनों ममालिक मॉस्को और कीव, वो थी कि वेन्यू क्या होगा। मॉस्को की जानिब से कहा जा रहा था कि बेलारूस में होगा, मुज़ाकरात बेलारूस में किए जाएं। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जिद थी कि पोलैंड में मुज़ाकरात किए जाएं। तो अब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस कॉल के बाद, जो बेलारूस के सदर की कॉल थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बेलारूस के बॉर्डर पर
मॉस्को के साथ बातचीत करने पर तैयार हूं। मॉस्को ने भी हामी भर दी है कि ठीक है, बातचीत हो जाए, लेकिन अभी ऑफिशियली जारी नहीं हुआ। रिपोर्ट्स और सोर्सेज के जरिए इस खबरें सामने आ रही हैं कि मॉस्को जो है और यूक्रेन, इनके जो ऑफिशियल्स हैं, अभी व्लादिमीर पुतिन और ज़ेलेंस्की नहीं, इनके ऑफिशियल्स के दरमियान मुलाकात होगी बेलारूस में बॉर्डर पर। और इस मुलाकात के नतीजे में क्या फैसले सामने आते हैं, क्या ऑर्डर्स मॉस्को की जानिब से दिए जाएंगे कीव को। और जाहिर है, मैं आपको बता दूं कि एक तो ज़ेलेंस्की को कुर्सी से उतरने का कहा जाएगा और फौज को कंट्रोल संभालने का कहा जाएगा। उसके बाद जो है ये नेटो रिटन तौर पर लेंगे, जैसे कि नकवी साहब भी बता रहे थे कि रिटन मॉस्को को चाहिए कि नेटो का मेंबर मैं कभी नहीं बनूंगा, ये कीव कह दे। तो इस तरह की बातचीत जो है इन ऑफिशियल्स के दरमियान होने वाली है। और एक्सपर्ट्स की राय मैं आपको बता दूं, उन्होंने ये कहा कि शहरों में लड़ाई इतनी आसान नहीं होती। आपकी जो फोर्सेस हैं उन्होंने पोजीशंस ले रखी होती हैं। तो कीव में इतने दिन से जो लड़ाई जारी है और जो क्लेम्स किए जा रहे हैं यूक्रेन की जानिब से कि इतने मार दिए हमने, इतना नुकसान कर दिया, तो जो शहर है, दारुल हुकूमत है यूक्रेन का कीव, वहाँ पर लड़ाई, वहाँ उसका कंट्रोल संभालना इतना आसान नहीं होगा रूसी फोर्सेस के लिए। लेकिन यह भी बताया गया है कि रूस ने अभी चंद अपने जो फौजी हैं, इतने ज़्यादा नहीं भेजे, 70 से 80 हज़ार फौजी हैं जो इस ऑपरेशन में तीनों अतराफ से हिस्सा ले रहे हैं। बाकी अभी भी स्टैंड बाय पर हैं, रिजर्व खड़े हुए हैं बॉर्डर्स पर रशिया और यूक्रेन के, और अभी वो इस ऑपरेशन में शामिल नहीं हुए। तो ये दो वजूहात एक्सपर्ट्स की जानिब से बताई जा रही हैं कि एक तो शहर में इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता, और जो रशिया की फोर्सेस इतनी तेज़ी के साथ कीव तक पहुंची, उसकी क्या वजह है, उसकी मैं वजह आपको बता दूं। मैप नहीं मैं दिखा सकता आपको, मैं बता सकता हूं आपको कि जो रूस के साथ यूक्रेन के जो इलाके हैं, जिसे हम कह सकते हैं ईस्टर्न यूक्रेन, जो डॉनबास है, जो डोनियस्क है, लोगेंस्क है, या उसके बाद जो एरियाज हैं, वो इलाके हैं जहां पर रूसी एथनिसिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं, रूसी झुकाव वाले लोग ज़्यादा हैं। तो जैसे तालिबान जब कंट्रोल संभाल रहे थे अफगानिस्तान का, तो तालिबान से बगैर लड़ाई के उन्हें आगे बढ़ने दिया जा रहा था। तो इसी तरह की कुछ जो एक्सपर्ट्स की राय है वो सामने आई है कि ये वजह हो सकती है कि मॉस्को की फोर्सेस इतनी तेज़ी के साथ इन इलाकों को क्रॉस करती हुई कीव तक पहुंच गई, और बेलारूस की जानिब से ज़्यादा जो ट्रूप्स हैं रशिया के, वो कीव तक पहुंचने में कामयाब हुए। तो जो ये इलाके हैं ईस्टर्न यूक्रेन के, यहाँ पर इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस मॉस्को की फोर्सेस को उसका सामना नहीं हुआ। लेकिन जो दूसरी साइड है यूक्रेन की, उसकी जानिब से रेजिस्टेंस का सामना है, दारुल हुकूमत में भी रेजिस्टेंस का सामना रूसी फोर्सेस को है, और पोजीशंस भी यूक्रेन की फोर्सेस ने संभाल रखी हैं। और ये पोजीशंस, ये रीअलाइनमेंट कब ली गई यूक्रेन की फोर्सेस की जानिब से, ये जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं, इन्होंने रीअलाइन कब किया अपनी फोर्सेस को, मैं आपको बता दूं। जुमे को कीव का कंट्रोल हासिल करना चंद घंटों दूर था रशिया की फोर्सेस के लिए, लेकिन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक पैंतरा फेंका और बातचीत की जो गुफ्तगू है वो छेड़ दी मॉस्को के साथ। तो व्लादिमीर पुतिन ने अपनी फोर्सेस को पेशकदमी रोकने के ऑर्डर्स जारी किए थे जुमा के रोज़, और ये कहा था कि आगे ना बढ़े क्योंकि गुफ्तगू हो सकती है, बातचीत की टेबल पर दोनों ममालिक के सरबराहान आ सकते हैं। लेकिन ये वो वक्त था रिपोर्ट्स के मुताबिक जब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने, यूक्रेन ने अपनी फोर्सेस को रीअलाइन किया, दोबारा से तरतीब दिया, और उन्होंने पोजीशन संभाली। इवन के जो दारुल हुकूमत है यूक्रेन है, उधर से साइन बोर्ड्स तक उतार दिए गए ताकि जो रूस की जो फोर्सेस हैं वो रास्ते भूल जाएं, वो सही मकाम तक ना पहुंच सकें। तो ये साइन बोर्ड्स तक उतार दिए गए यूक्रेन की जानिब से, और वहां पर पोजीशंस ले ली यूक्रेन की फोर्सेस ने, जो अभी तक रेजिस्ट कर रही हैं रशियन फोर्सेस के सामने। और ये जाहिर है शहर में इतना आसान नहीं होता लड़ना, जिन्होंने पोजीशंस ले रखी हैं, जो इमारतों में खड़े हुए हैं, तो वहाँ पर इतना आसान नहीं होगा रूस की फोर्सेस के लिए कि वो इतनी तेज़ी के साथ यूक्रेन के दारुल हुकूमत का कंट्रोल संभालें। लेकिन चंद घंटे ना सही, चंद दिन सही, जितने ज़्यादा दिन लगेंगे, जितने ज़्यादा दिन जंग जारी रहेगी, तो उतना ज़्यादा नुकसान यूक्रेन को होगा। इसका अदराक व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को हो चुका है, जो बातचीत के लिए तैयार हैं। अब सुबह तक देखते हैं कि आने वाले चंद घंटों में बातचीत तय होती है मॉस्को की जानिब से ऑफिशियली, क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है, क्या कंडीशंस रखी जाती हैं, क्या मुतालबात मॉस्को यूक्रेन से करेगा, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की उन मुतालबात को मानेंगे या फिर वही अपनी अदाकारी दिखाते हुए जंग पर अड़े रहेंगे। इस मामले पर नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।